नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है बंधन। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। जब वह कक्षा 12 में पढ़ती थी, मैंने उसे पहली बार तब देखा जब वह स्कूल जा रही थी। स्कूल ड्रेस का सफेद पायजामा, पैरों में काले स्कूल सैंडल्स, उनसे झांकते सफेद मोजे, शरीर पर मुंगिया चेक की कुर्ती और कुर्ती पर सलीके से पिनों की मदद से अटका सफेद दुपट्टा जो इस प्रकार से सजा था कि उसके उन्नत उभार प्रथम दृष्टया नजर ही नहीं आते थे। विद्यालय के नियमानुसार बनी दो चोटियां और चोटियों के आखिरी में सजे दो लाल रिबन जो कि स्कूल ड्रेस का ही हिस्सा थे, चोटी के अंत में जाकर के सुंदर पुष्प नुमा रचना में बदल जाते थे। उसके गोरे चेहरे पर नागिन सी लटकती घुंघराली लट कान के पास आकर के हवा में उड़ते हुए अत्यंत दिलकश लुक दे रही थी। उसकी कमान के समान अत्यंत कुशलता से तरासी भौहें और मछली सी थिरकती आंखें, मुस्काने पर उसके गालों में पड़ते डिंपल अनायास ही देखने वालों का मन मोह लेते थे। 70 के दशक में कस्बे के बाजार से गुजरती लड़कियों को छुपी निगाह से देखा तो जा सकता था, पर उनको घूरना या छेड़ने की बातें भी जूते खाने के डर से किसी भी लोकल लड़के के मन में भी आने से डरती थी। अपने कॉलेज जाने के लिए उसके पीछे पीछे चलते, मौका मिलते ही हम भी तिरछी नजरों से उसे देखने की हिम्मत जुटा लेते थे। पहले 100 बार इधर उधर देखा है, तब कहीं जा करके तुझे एक नजर देखा है। फिर भी दिल तो दिल है और हमारा दिल उस पर आ ही गया। उन दिनों में बीए प्रथम वर्ष का विद्यार्थी था। हमारा कॉलेज उसके स्कूल से आधा किलोमीटर आगे था। उसके स्कूल का समय 7:30 बजे का था और मेरे कॉलेज का समय 8 बजे का था। मैं साइकिल से कॉलेज जाया करता था, पर अब मैंने साइकिल से कॉलेज जाना छोड़ दिया था। मैं उस नुक्कड़ पर जो उसके घर के सामने था, एक कोने पर खड़ा हो करके वहां पर एक दुकानदार से जो मेरा ही हम उम्र था उससे इधर उधर की बातें किया करता था, और जैसे ही वह अपने स्कूल के लिए निकलती मैं उसके पीछे हो लेता। लगातार 20-25 दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। अपने घर से निकलते समय वह एक नज़र उठा करके मुझे देखती और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए चुपचाप आगे बढ़ जाती। मैं लगातार उसके पीछे पीछे चलता रहता था। उस दिन शायद उसने इस चीज को नोटिस कर लिया था। कभी कभी वह स्कूल के गेट पर आकर के रुक जाती थी और जब मैं उसके स्कूल से गेट से होकर के आगे निकलता मुझे एक नज़र देख लेती थी। मेरे दिल को इससे ही बहुत सुकून मिल जाता था। एक दिन मैं अपने चचेरे भाई अमित की शादी में गया हुआ था। अमित मुझसे 2 वर्ष बड़ा था, पर रिश्तेदार होने के साथ साथ भाई मेरा सखा भी था। निश्चित तौर पर वहां पर शादी के काम की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी और मैं लगातार यहां से वहां काम करता घूम रहा था। तभी मैंने देखा वह अपने मम्मी पापा के साथ शादी में शिरकत करने के लिए आई थी। मैंने अमित से पूछा, भैया यह लोग कौन हैं? अमित ने बताया, यह सामने वाले गोविंद सक्सेना जी हैं और यह उनकी बेटी दिया सक्सेना है। यह इस वर्ष कक्षा 12 की परीक्षा दे रही है। गोविंद सक्सेना जी मेरे पिताजी के परम मित्र हैं। इसी कारण वह अपने परिवार के साथ मेरे विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। जब वह लोग अमित के पापा के पास आए तो अमित के पापा ने उनसे मेरा परिचय करवाया। वह बोले, यह अमर राजपूत चचेरे भाई का लड़का है। यह बीए प्रथम वर्ष का छात्र है। मैंने आगे बढ़ करके सक्सेना जी और उनकी पत्नी के पैर छुए। तब मेरी दिया से पहली बार बात हुई। मैंने पूछा, दिया कैसी हैं आप? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? दिया की आंखों में मैंने
फुलझड़ियों से फूटते हुए देखे। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है और मैं एकदम ठीक हूँ। मैं आपको कभी कभी कॉलेज की तरफ जाते हुए देखती हूँ। उसने निगाहें नीचे करते हुए धीरे से कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी आपसे कभी मुलाकात भी होगी। कहते हुए उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। मैंने उसके मुस्कुराते चेहरे पर नजर गड़ा दी और बोला, दिया जी, मिलाने और मुलाकात कराने का काम उस परम पिता परमात्मा का है। वही हम सबको मिला देता है, वही ऐसे संयोग बनाता है। हाँ बेटा, आप ठीक कह रहे हो। देखो ना, दिया को अर्थशास्त्र समझने में बहुत दिक्कत आ रही है और सौभाग्य से यहाँ तुमसे मुलाकात हो गई। कहते हुए दिया की माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरा। माँ जी, मैं साकेत में रहता हूँ। मैंने अत्यंत विनम्रता से जवाब दिया। वहाँ से आपका घर बहुत ज्यादा दूर नहीं है। यदि आप उचित समझें तो मैं कभी कभी दिया को पढ़ा दिया करूँगा। इस बार गोविंद सक्सेना जी बोले, इसमें बुरा क्या है बेटा? तुम्हें जब भी समय मिले तब तुम बेहिचक हमारे घर आ जाया करो। अमित के पापा ने कहा, अमर मेरा भतीजा है और बहुत ही होनहार और योग्य विद्यार्थी भी है। यह आपकी बेटी के लिए पढ़ाने के लिए एकदम उपयुक्त है। मैंने ईश्वर को धन्यवाद करने के लिए आकाश की ओर देखा, जिसने आज दुनिया भर की सारी खुशियां एक साथ मेरी झोली में अनायास ही एक ही झटके में डाल दी थी। मुझे आज अपनी पढ़ाई और अपने चरित्र होने पर गर्व हुआ। आज मैंने महसूस किया कि परिश्रम और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। घर के आंगन में घर की औरतों का नाच गाना हो रहा था। दिया मेरी ओर देखते हुई उस नाच गाने में हिस्सा लेने पहुंच गई। हालांकि उस समय महिलाओं के नाच गाने को पुरुषों को देखना लगभग अघोषित मना थी, पर जब दिया वहां पर नाच रही थी तो मैं काम के बहाने छत पर चला गया और छत की मुंडेर पर बैठ करके दिया का नाच देखता रहा। दिया ने भी मुझे मुंडेर पर बैठा देख लिया था और उसकी आंखों में शरारत भरी मुस्कान थी। आज दिया उन्मुक्त हो करके बहुत देर तक नाचती रही और मैं सुध बुध खोए छत पर बैठा उसका दिव्य नृत्य देख रहा था। जब वहां का प्रोग्राम खत्म हो गया तो दिया बाहर आई। अपनी माँ से थोड़ी देर के लिए अलग हो करके वह धीरे से मेरे पास आई और बोली, कैसा लगा मेरा नृत्य? मैंने दिल पर हाथ रख करके कहा, दिया तुम तो अप्सराओं से भी सुंदर हो और अप्सराओं से भी अच्छा नाचती हो। मेरे हृदय की सारी बधाइयां स्वीकार करो दिया। दिया ने मुस्कुरा करके निगाहें झुका करके कहा, शुक्रिया, आज मुझे मेरी कला का सही कद्रदान मिल गया। अमित की बारात भोपाल जानी थी। अमित की बहन पूजा, जो कि दिया की सहेली भी थी, उसने दिया को बारात में चलने के लिए राजी कर लिया। दिया के मम्मी पापा को भी दिया को पूजा के साथ भोपाल बारात में जाने पर कोई ऐतराज नहीं था। जब सुबह अमर बारातियों के साथ बारात के लिए अरेंज की गई बस में बैठा तो अगली सीट पर दिया को पूजा के साथ बैठा देख करके उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। बसोदा से भोपाल तक का बस सफर कुल 2.5 घंटे का था। अमर नाश्ता देने और किसी न किसी अन्य बहाने से अगली सीट तक जाता रहा और इसी बहाने उसकी दिया से थोड़ी थोड़ी बात होती रही। अमर को दिया से जो भी संकोच भरे छोटे छोटे वार्तालाप करने के अवसर मिले, उनसे अमर को मानो स्वर्गिक सुख की अनुभूति हो रही थी। दिया भी बातें तो पूजा से कर रही थी, पर वास्तव में वह सुना अमर को ही रही थी। आज दिया मानो सातवें आसमान पर उड़ रही है। जरा जरा सी बात में उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और जरा जरा में वह जोर से हंस पड़ती है। अमर की सारी इंद्रियां मानो दिया पर ही केंद्रित हों। उसकी आंखें दिया के रूप रस को निरंतर पान कर रही थी। कान उसकी हर छोटी सी छोटी बात को सुनने की चेष्टा कर रहे थे। एकदम सफेद रेशमी सलवार कुर्ती पर सजा उसका गुलाबी दुपट्टा उसकी झूलती जुल्फों के साथ हवा में उड़ करके जब भी पिछली सीट पर उसके पीछे बैठे अमर के चेहरे को छूता तो उसे ऐसा एहसास होता जैसे दिया का बदन ही उसे छू रहा हो। यही एहसास उसे स्वर्गिक अनुभूति करा रहा था। बारात भोपाल जा करके बेल के गेस्ट हाउस में रुकी। शाम के चाय नाश्ते के बाद सभी लोग नहा धोकर के बारात लगाने की तैयारी में लग गए। दिया ने आज
नया ही रूप धारण कर लिया। आज तक अमर ने दिया को केवल सलवार कुर्ती में ही देखा था। आज उसने गहरी बैगनी कलर की सिल्क साड़ी जिस पर हरी हरी सुनहरी बॉर्डर थी पहनी थी। साड़ी पर टके सुनहरे सितारे मानो रात में सूरज की आभा बिखेर रहे थे। उसी रंग का लोकट मैचिंग ब्लाउज जो पल्लू खिसकने पर उसके क्वीज को गहरे तक दर्शा देता था, उसके बदन को अत्यधिक खूबसूरती प्रदान कर रहे थे। आज उसने दोनों हाथों में साथ साथ हरी चूड़ियां डाली थी, जिनके दोनों तरफ आगे और पीछे की ओर साड़ी से मैच करती बैगनी चूड़ियां डाल रखी थी। चेहरे पर हल्का मेकअप जो संभवतः उसकी सहेली पूजा ने भी किया था, तथा होठों पर सुर्ख लिपस्टिक और ढीली गुत्थी चोटी तथा माथे से गालों तक स्टाइल से निकली झूलती बालों की मोटी लट उसके गोरे रंग के साथ उसे कयामत की सुंदरता प्रदान कर रहे थे। इतनी बारीकी से आज शायद जिंदगी में पहली बार अमर ने किसी लड़की का अवलोकन किया था। यह शायद उसकी नजरों का कसूर था कि सामाजिक भय और मर्यादा को परे ठेल करके आज अमर दिया को ही देखे जा रहा था। अमर ने आज मरून कलर का सिल्क का कुर्ता और सफेद पायजामा पहना था और इंतफाकन उसके दुपट्टे नुमा तौलिया जो कि कुर्ता पजामा के साथ कैरी की जाती है का रंग दिया की साड़ी से मैच कर रहा था। पूजा ने जब अमर को दोनों सहेलियों के पास आते देखा तो बोली, वाओ ब्रदर्स, लुकिंग स्मार्ट। यार आज तुम्हारा दुपट्टा मेरी सहेली की साड़ी से गजब का मैच कर रहा है। क्या बात है, क्या यह तुम दोनों को पहले से ही प्लान था या अब शर्माने की बारी अमर और दिया की थी? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अनजाने में ही दिया ने पूजा के हाथ में जोर की चिकोटी काट ली। बारात में डीजे की धुन पर जोरदार नाच हुआ। पहले लड़के और लड़कियां अलग समूह में नाच रहे थे, पर लड़की वालों के दरवाजे पर बारात पहुंची तो उनके यहाँ के लड़के लड़कियां भी डांस में शामिल हो करके इकट्ठे ही नाचने लगे। अब बारात में आए हुए लड़के और लड़कियां भी उनके समूह में नाचने लगे। अमर को तो मानो वरदान मिल गया। गाना बज रहा था, ले जाएंगे दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगे, रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। अमर दिया की आंखों में देखते हुए डीजे की धुन के साथ गाते हुए उसके साथ पूरे जोश के साथ नृत्य करता रहा। वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि हे ईश्वर, यह समय हमेशा के लिए यूं ही थम जाए और वह दिया के साथ नाचते हुए उसके रूप माधुर्य का पान करता रहे। दिया ने कनखियों से नजर छिपा करके ही अमर को देखा था, पर वह हर बार इस तरह बिहेव कर रही थी जैसे अमर से उसे कोई सरोकार ही ना हो। अचानक ही दिया का सैंडल उसकी नीची होती साड़ी में उलझ गया और वह धड़ाम से नीचे गिरने लगी। अमर तो लगातार ही उस पर नजरें गड़ाए नाच रहा था। उसने उसे अपनी बाहों में झेल कर गिरने से रोक लिया। एक पल को बाहों में झूलती दिया ने अमर की ओर देखा। दोनों की नजरें मिली, फिर सकुचाते हुए दिया थैंक यू अमर कहती हुई अलग चली गई। इसके बाद बारात विदा होने तक दिया अमर के पास नहीं आई और ना ही उसने अमर को उससे बात करने का ही मौका दिया। बारात की वापसी में बस में भी दिया अमर से काफी दूर की पीछे की सीट पर जाकर के पूजा के पास बैठ गई। अमर जब बारातियों को चाय नाश्ता करवा रहा था तो उसने एक बार भी अमर से कोई बात नहीं की। यहाँ तक कि उसने चाय नाश्ता ले करके भी अमर को थैंक्स भी नहीं कहा। जब बारात लड़के के घर वापस आई तो दिया चुपचाप अपना सामान लेकर के अपने घर वापस चली गई। अमर को दिया के इस तरह के बर्ताव पर ताज्जुब हो रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि दिया उसके साथ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है। उसने सारी दिया से संबंधित पिछली घटनाओं को याद किया, पर कहीं भी उसे अपनी ऐसी कोई गलती नजर नहीं आई जिसके कारण दिया उसके साथ इस तरह का बर्ताव करती। तभी उसके दिमाग में वह दृश्य सिनेमा की तरह स्पष्ट हो आया जब उसने गिरती हुई दिया को अपनी बाहों में झुला करके नीचे गिरने से बचा लिया था। तभी उसकी आंखों ने शायद चीख चीख करके दिया से सबके सामने ही कह दिया था कि दिया तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, मैं तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। शायद इसी पुकार को अनसुना करने के वास्ते दिया उस
उसको इग्नोर कर रही है। अमित की शादी के कई दिन व्यतीत हो गए। अमर अब कॉलेज जाने लगा। दिया भी अपने स्कूल जाने लगी। अमर दिया के पीछे पीछे पहले की भांति अपने कॉलेज जाता रहा, पर अब स्कूल के गेट पर भी दिया मुड़ करके उसकी ओर एक बार भी नहीं देखती थी। दिया की बेरुखी से अमर का दिल टूट गया। अब अमर का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, ना ही उसे अपनी क्लास अटेंड करने में ही मजा आता था। वह अक्सर घंटों अकेला बैठा कुछ ना कुछ बेसिर पैर की बातें सोचता रहता था। एक दो बार उसने दिया के घर जाने को सोचा भी, पर उसके आत्मसम्मान ने उसे अपने आप ऊपर कर जाने से रोक दिया। वह सक्सेना जी या दिया की मां उनकी बेटी को पढ़ाने के लिए बुलाने का इंतजार करता रहा, पर शायद वे लोग इस बात को भूल ही गए थे। एक दिन अमर अपने भाई अमित के यहाँ बैठा था कि अमित के पिताजी घर आए और बोले, अमित, गोविंद सक्सेना जी का एक्सीडेंट हो गया है, वह घर पर ही हैं, मैं वहीं जा रहा हूँ। यह सुन करके अमर भी उनके साथ दिया के घर चला गया। सक्सेना जी को किसी स्कूटर वाले ने उनके घर ले जाकर के बाहर ही टक्कर मार दी थी, जिससे उनको थोड़ी चोट आ गई थी और पैर का मांस भी फट गया था, पर भगवान की दया से उनकी हड्डी नहीं टूटी थी। डॉक्टर ने एक्सरे करने के बाद घाव की पट्टी करके और दवाएं दे करके उन्हें घर भेज दिया था। अमर के चाचा जी ने सक्सेना जी से मुलाकात की, उनकी हालात का जायजा लिया और उनसे कहा, अब आप 2-4 दिन आराम करो, आपको जो भी जरूरत हो अमर और अमित आपका बाजार का सब काम कर दिया करेंगे। इस काम के लिए आपको दिया या भाभी जी को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। अमर ने कहा, चाचा जी, भैया का तो ऑफिस भी जाना होता है, इनको जो भी जरूरत होगी मैं वह काम कर दूंगा। चाचा जी सक्सेना जी के घर की जिम्मेदारी अमर को दे करके अपने घर चले गए। अमर सच्चे मन से गोविंद सक्सेना जी की सेवा में जुट गया। वह सब्जी सामान खरीदने से कुएं से पानी भरने तक का सब काम संभालने लगा, पर दिया कभी भूल कर भी उससे बात नहीं करती थी। यदि उसकी माँ उसे अमर के लिए चाय या पानी देने को कहती तो वह बिना अमर की तरफ देखे नीची नजरों के साथ गिलास उसके पास रख करके फिर से घर के अंदर अपने कमरे में चली जाती। अमर की आंखें हर पल दिया को देखने को तरसती रहती, पर दिया तो जैसे अमर से पिछले जन्म का कोई बदला ले रही थी। अमर दिया की इस बेरुखी से बहुत उदास था। 8 दिन इसी भांत बीत गए। अब सक्सेना जी एकदम ठीक हो गए थे। अमर के निस्वार्थ सेवा भाव के कारण अब वह सक्सेना जी और उनकी पत्नी के लिए किसी आत्मीय जन की तरह प्रिय हो गया था। पर दिया की बेरुखी जरा भी कम नहीं हो रही थी। आखिर अमर ने सक्सेना जी से कहा, अंकल, आप कल से ऑफिस भी जाने लगेंगे। अब मुझे लगता है कि यहाँ मेरा अब कोई काम नहीं है, अतः कल से मैं अब नहीं आया करूँगा। यदि आपको कभी भी मेरी जरूरत महसूस हो तो बेहिचक आप मुझे बुला लीजिएगा। तभी दिया की माँ ने कहा, बेटा, दिया के पापा की चोट के चक्कर में हम भूल ही गए थे कि तुम्हें दिया को पढ़ाना भी है। तुम्हारा बड़ा उपकार होगा यदि तुम उसको पढ़ाने कभी कभार समय निकाल लिया करो। अमर ने उदास मन से कहा, हाँ आंटी जी, मैं तो पढ़ा दूंगा, पर जिसे पढ़ना है उसने तो आज 8 दिनों से मुझसे बात तक नहीं की। बेटा, लड़कियों में एक झिझक और शर्म होती है, वह अमूमन लड़कों से बात करने में संकोच करती हैं। अपनी बेटी के व्यवहार में हुई त्रुटि को साधते हुए दिया की माँ ने कहा, बेटा, आप कल शाम को आकर के इसे पढ़ा देना। बोर्ड का परीक्षा है, एकदम सिर पर आ गई है, भगवान जाने इसका क्या होगा। कहते हुए उनकी बोली में माँ की चिंता झलक उठी। वे आगे बोली, मैं दिया के पापा को तुम्हारे पास इस काम के लिए कई दिन पहले ही भेजना चाहती थी, पर संकोचवश कह ना सकी। अब तुमसे कुछ भी कहने में संकोच नहीं होता है। मैं कल शाम को तुम्हारा इंतजार करूंगी। बुझे दिल से आने का वादा करके अमर अपने घर चला गया। अगले दिन शाम को अमर दिया के घर समय पर आ गया। दिया की माँ ने दिया को शायद समझा दिया या डांट लगाई, जिसके कारण दिया अपने कमरे में टेबल पर अमर से पढ़ाई करने बैठी थी। पर जो अमर पढ़ाना चाहता था वह
उसे सुनती और लिखती रही, पर हाँ हूँ के अलावा उसकी अमर से कोई बात नहीं हुई। उसने अमर की तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखा। अमर ने दिया को पढ़ाने के पहले दिन ने ना मालूम कितने रंगीन सपने सजाए थे, वे सब 1 घंटे में चूर चूर हो करके बिखर गए। इसी तरह अमर 15 दिनों तक दिया को पढ़ाता रहा। दिया को जो भी सिखाया वह एक आज्ञाकारिणी की तरह ठीक से सीखती रही, पर उसने तो अमर की तरफ जैसे नजर उठा करके ना देखने और ना बात करने की कसम खा रखी थी। अमर को बस यही सुख बहुत था कि वह दिया के इतने पास बैठा है और उसे जी भर के देख पा रहा है। उसके दिल में सरस्वती चंद्र फिल्म की ये लाइनें गूंज रही थी, खुशबू आती रहे दूर से ही सही, सामने हो चमन कोई काम तो नहीं, चांद मिलता नहीं सबको संसार में, है दिया ही बहुत रोशनी के लिए। दिया की माँ हर दिन उसी कमरे के आसपास बनी रहती थी जहां अमर दिया को पढ़ा रहा होता था। उन्हें अब इस बात की तसल्ली हो गई थी कि अमर दिया को इतने दिनों से पढ़ा रहा है, परंतु उसने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की। अमर सक्सेना जी के एक्सीडेंट के बाद 8 दिन घर पर ही रहा था, पर ना तो उसने अपने व्यवहार में कोई उच्च श्रृंखलता दिखाई और ना ही दिया ने कोई हरकत की। इसी कारण अब उन्हें ज्यादा चिंता नहीं रह गई थी। एक दिन दिया की अम्मा को पड़ोस में बच्चे के जन्मोत्सव में कुछ देर को जाना पड़ा। अमर घर पर आकर के प्रतिदिन की भांत दिया को पढ़ा रहा था और सक्सेना जी ऑफिस से अभी वापस नहीं आए थे। आज अमर के पास पहली बार दिया से बात करने का अवसर मिला था। उसने दिया की ओर देखा और कहा, दिया मेरी ओर देखो। दिया ने बड़ी हिचकिचाहट के साथ अमर की ओर देखा और उसके शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। अमर ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, दिया तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? अमित की शादी के बाद से तुम मुझे लगातार इग्नोर कर रही हो, यहाँ तक तुम मेरी ओर देखती भी नहीं हो। मुझे आज तुम बस इतना बता दो कि मेरी खता क्या है जिसकी इतनी बड़ी सजा तुम मुझे दे रही हो। यह कहते अमर की आवाज भर्रा गई और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, जिसे उसने किसी तरह से रोक लिया। आज पहली बार हिम्मत करके दिया ने जवाब दिया, जब अमित की बारात में साड़ी में मेरा पैर उलझने के कारण मैं गिर रही थी तो तुमने मुझे अपनी बाहों का सहारा दिया था, पर उसके साथ ही तुम्हारी आंखों जो मुझसे उन 2 पलों में जो कहा था, उसी क्षण मेरा दिल मेरे हाथों से निकलकर तुम्हारे पास चला गया था। मैं तुम्हारे सामने इसीलिए नहीं आती थी कि तुम्हें देखकर ही तुम्हें पाने की चाह में मैं पानी सी पिघल करके बहने लगती हूँ। मैं उन 2 पलों में ही इतनी विवश हो गई थी कि मुझे सारी दुनिया बेगानी लगने लगी थी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ अमर, पर मैं यह अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं चाह करके भी तुम्हें पा नहीं सकती। हम लोग अलग अलग जाति के हैं, हम साथ तो बैठ सकते हैं पर एक दूजे को पा नहीं सकते हैं। ना मेरे माँ बाप अपनी इकलौती संतान को किसी दूसरी जात में ब्याहेंगे और ना ही तुम्हारी राजपूती खून किसी कायस्थ की बेटी को स्वीकारेगा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक पहुँचाना हो मुश्किल, उसे एक खूबसूरत मोड़ दे करके भूलना अच्छा है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। मुझे तुम बस इतना बता दो कि अगर मैंने तुम्हें प्यार किया तो उसमें मेरी खता क्या है? अमर ने कहा, प्यार तो जान से भी ज्यादा मैंने भी तुमसे किया है अमर। आखिरी सांस लेकर के वह आगे बोली, थोड़ी सांस लेकर के वह आगे बोली, पर वक्त का तगाजा यही है कि हम अपने माँ बाप की खुशी के लिए अपने अरमानों का गला घोंट दें। दिया ने कहा। रोते हुए दिया ने अमर से कहा, अमर आज मेरा तुम पर जो हक है उसका वास्ता दे करके तुमसे यह मांगती हूँ कि तुम हमेशा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, पर मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। दिया रोते हुए अमर ने दिया के दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए। प्यार हमेशा बलिदान मांगता है,
है और हमें यह कुर्बानी खुशी खुशी देनी होगी। अमर, यही वक्त का तगाजा है और यही मेरा फैसला भी है। आंखों में तरलता लिए वह बोली, अमर, अक्सर लोग प्यार के गम में बर्बाद हो जाते हैं। मैं तुमसे एक ही चीज मांगती हूँ, तुम मेरी खुशी के लिए और मेरी जिंदगी के लिए अपनी पढ़ाई को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ, ताकि मेरा मन तुम्हारी सफलता से खुश रह सके। इसके बदले मैं यही चीज तुमसे भी मांगूं तो क्या तुम मुझे यही खुशी खुशी दे सकोगी? दिया, रोते हुए अमर ने कहा। उसके हाथों को हाथों में थाम करके दिया ने कहा, हाँ अमर, मेरा वादा है, मैं अपनी सारी ताकत लगा करके वही करूंगी जो तुम चाहते हो। कहते हुए वह रो पड़ी। अब तुम यहाँ से चले जाओ अमर, अन्यथा मैं भावना में बह करके अपना सर्वस्व तुम्हें समर्पित करके कलंक की भागीदारी बन जाऊंगी। मुझे अपने आप पर नियंत्रण रखना कठिन हो रहा है। अमर, तुम यहाँ से चले जाओ। कहते हुए दिया अमर के चरणों में गिर पड़ी। अमर ने उसे उठा करके अपने सीने से लगा लिया और बोला, आज तुमने हक से मुझे पहली बार कुछ मांगा है दिया। मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से जा रहा हूँ। कह करके रोते हुए अमर वहाँ से चला गया। दिया के घर से निकल करके अनमने मन से बेतवा नदी की तरफ जाकर निकला। आज उसकी हालत बड़ी विचित्र सी हो रही थी। एक तरफ उसे संतोष था कि दिया भी उसे खुद से भी ज्यादा प्यार करती है और उसके प्यार को प्यार मिल गया है। फिर तुरंत उसे रिया के उस पर अधिकार और हक जताते वह शब्द भी याद आए। कितने हक से उसने उसे ना मिलने का हक दिया है। उसने सच ही तो कहा है कि ना उसका समाज, माता पिता और रिश्तेदार उसे अमर के साथ विवाह करने की इजाजत देंगे और ना ही अमर के राजपूती खानदान के लोग कायस्थों की लड़की स्वीकार करेंगे। पर अमर का दिल उसे बेचैन किए देता था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह दिया को देखे बिना और उससे बात किए बिना कैसे अपने दिन काटेगा। तभी उसे दिया के शब्द याद आए, प्यार बलिदान मांगता है। उसके मन ने कहा, सच्चा प्यार स्वार्थी हो ही नहीं सकता। प्यार तो केवल अपने प्रेमी की खुशी देखता है। यदि दिया की खुशी उसके ना मिलने में ही है तो फिर किसी अन्य विकल्प की आशा ही क्यों हो। उसे याद आया कि उन दोनों ने वादा किया था कि वह अपने प्यार को बर्बादी का कारण नहीं बनने देंगे और एक दूजे की खुशी के लिए सर्वोत्तम परीक्षा परिणाम देंगे। अमर ने एक बार फिर अपना वादा पूरा करने का निश्चय किया और इसी निश्चय के साथ अमर घर चला आया। आज अमर की जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो चुका था। उसने अपने मन को स्थिर करके अपना ध्यान वापस अपनी पढ़ाई में लगाना शुरू कर दिया। हालांकि उसका मन बार बार भटक करके दिया की यादों में खो जाता था, पर दिया के अनुरोध की याद आते ही वह फिर से दिल पर नियंत्रण रख कर पढ़ाई और अन्य काम में मन लगाने लगता था। अब अमर फिर से साइकिल से कॉलेज जाने लगा था। यद्यपि रास्ते में उसकी निगाहें व्यर्थ ही यहाँ वहाँ दिया को खोजती रहती थी। दिया के स्कूल के गेट पर उसकी निगाहें दिया के खड़े होने की कल्पना एवं आशा किया करती थी, पर उसे निराशा ही हाथ लगती थी। इसी तरह दिया भी अपने स्कूल के रास्ते में अनजाने में ही निगाहें पीछे घुमा करके अमर के उसके पीछे होने की आशा किया करती थी। अपने स्कूल के गेट पर खड़े होकर के उसकी निगाहें हमेशा रोड पर अमर को खोजती रहती थी और अमर के ना दिखने पर उसके मुंह से एक ठंडी सांस निकल जाती थी। अब अमर का सुबह का दिया के पीछे जल्दी से घर से निकलने के कारण व्यर्थ बर्बाद होने वाला 1 घंटा प्रतिदिन का बचने लगा। वे दोनों लोग एक दूसरे को अपना उत्तम परीक्षा परिणाम देने के लिए दिन रात जी भर कर मेहनत करने लगे। अब अमर भी अपना ध्यान इधर उधर से हटा करके केवल अपनी पढ़ाई पर केंद्रित कर लिया। 2 माह बाद जब इनकी परीक्षा हुई तो उनकी मेहनत उनकी उत्तर पुस्तिकाओं में नजर आने लगी। जब परीक्षा परिणाम आए तो हमेशा
गुड सेकंड डिवीजन लाने वाले अमर के 72% अंक आए। जब अमित के पापा ने यह समाचार दिया के घर पर जाकर के सक्सेना जी को सुनाया तो दिया की भी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने चाचा जी के पैर छूते हुए उन्हें अपने हाथों से हलवा बना करके खिलाया और थोड़ा हलवा यह कह करके उन्हें पैक करके दे दिया कि यह मिठाई अमर को जरूर खिला दीजिएगा और उनसे कह दीजिएगा कि यह दिया ने उनके लिए ही बनाई है। अमित के पापा दिया के घर से निकल करके सीधा अमर के घर चले गए और उन्होंने दिया का संदेश कहते हुए हलवा अमर को पकड़ा दिया। यह जान करके कि हलवा उसकी दिया ने उसके लिए बनाया है, वह उसे लेकर के ठाकुर जी के सामने उसे प्रसाद के रूप में रख करके हर्ष और अतिरेक से भर करके रोने लगा। आज उसे दिया की बधाई के रूप में अपनी मेहनत का सही पुरस्कार मिल गया। 15 दिनों बाद दिया का 12th बोर्ड का रिजल्ट आया। अपेक्षा के अनुसार उसको रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा। उसके इससे पहले की सभी कक्षाओं के परिणाम सेकंड डिवीजन से अधिक नहीं थे, पर इस बार उसके 81% थे, जो निश्चय ही अमर के प्रति उसके त्याग और दिया की कड़ी मेहनत का परिणाम था। अमर दिया के रिजल्ट से बहुत खुश था। आज उसके प्यार ने दिया की जिंदगी बदल दी थी। अगले दिन जब अमित से अमर को पता चला कि आज दिया को उसकी सहेली गौरी ने उसे पार्टी पर अपने घर बुलाया है, तो अमर ने एक मिठाई का डिब्बा लिया और दिया के घर जा पहुंचा। यद्यपि उसे पता था कि दिया घर पर नहीं है, फिर भी सक्सेना जी और दिया की मां से उसने दिया के बारे में पूछा और दिया की भूर भूर प्रशंसा करते हुए उसने घर चाय पी करके उसने कहा, चाचा जी दिया को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई दीजिएगा और उसे कहिए कि उसने मेरा नाम ऊंचा कर दिया है। मिठाई दिया को अवश्य खिलाने को कह के अमर दिया की अनुपस्थिति में ही अपने घर चला आया। उसने आज भी दिया की बात का मान रखा। वह दिया के सामने आए बिना और उससे मिले बिना ही उसे अपनी शुभकामनाएं दे आया। दिया जब अमित के घर से पार्टी लेकर के लौटी तो उसकी मां ने बताया कि अमर उनके घर आया था और तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था। दिया अपनी खुशी और उत्सुकता नहीं छिपा पाई। उसने मां से कहा, अमर क्या कह रहे थे? यह कहते हुए उसकी धड़कनें तेज हो गई और चेहरे का रंग लाल हो गया। वह अमर के कहे एक एक शब्द को सुनना चाहती थी। उसकी मां ने अमर के द्वारा उसकी तारीफों के जो पुल बांधे थे उन्हें और भी चटकारे ले करके उन्होंने दिया को सुनाया। मिठाई का डिब्बा हाथ में लेकर के दिया की आंखों में आज वियोग और हर्ष के आंसू थे। उसे आज ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे अमर के द्वारा दिया गया यह मिठाई का डिब्बा ना हो करके उसके जीवन की कोई बहुमूल्य निधि हो। उसने मां की परवाह ना करते हुए उसे चूम करके अपने सीने से लगा लिया और उसे ले करके अपने कमरे में चली गई। आज उसे अमर की बेहद याद आ रही थी। वह अपने कमरे में जा करके अपने बिस्तर पर औंधे मुंह गिर पड़ी और अमर के साथ गुजारे पलों को याद करके आंसू बहाती रही। दिया ने कक्षा 12 की परीक्षा पास करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ऑप्शन तलाशे। यदि वह गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लेती है तो उसे अमर का जूनियर बनना होता है, क्योंकि अमर बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा पास करके वहीं सेकंड ईयर में पढ़ रहा था। दिया को डर था कि वहां उसकी आंखें अमर का प्यार छुपा नहीं पाएंगी और जमाने की रुसवाई उन दोनों को जिंदगी चौपट कर देंगी। यही सोच करके दिया ने भी भारी मन से गर्ल्स कॉलेज में दाखिला ले लिया, जो अमर के कॉलेज से बिल्कुल उलट दिशा में था। अब दिया की जिंदगी मात्र एक पढ़ाई का जुनून बन करके रह गई थी। उसे अपना जीवन एक तपस्या लगने लगा। उसे यही लगता था कि यही एकमात्र वो चीज है जो मेरे अमर की खुशी दे सकती है। बस अपने प्रीतम को सुख और खुशी देने की खातिर वह हमेशा पढ़ाई और पढ़ाई में डूबी रहती। सोते समय वह अमर से कुछ कुछ बातें करती रहती। उसे लगता जैसे अमर उसकी यादों से निकल करके उसके कमरे में आ गया है। यही हाल अमर का था। अब उसे भी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। उसने दिया के प्यार को एक पूजा की तरह मान लिया था और पढ़ाई को दिया की खुशी मान लिया। उसकी यही लगन अब उसकी
आरजू बन गई थी। उसे रात को सपने में दिया ही दिया दिखा करती थी। वह उसके साथ आकाश में उड़ता और अपने संसार मलिका के साथ ही जीता और मरता रहता था। वहाँ ना जाति का बंधन था और ना समाज की मर्यादा। उस दुनिया में सिर्फ दिया थी और अमर अमर की दिया और दिया का अमर। अमर को अब सपनों और ख्यालों की दुनिया वास्तविक दुनिया से सैकड़ों गुना अच्छी लगने लगी थी। कभी कभी दिया की माँ और सक्सेना जी अमर को याद करते और उसे घर बुलाते और उसे घर बुलाने की बात करते तो दिया ही उनसे कह देती कि उनको अपनी पढ़ाई करने दो पापा, आखिर उन्हें तो अपना भविष्य बनाना है। वह मुझे जो राह दिखा गए हैं उसी पर चल करके मैं अपने जीवन में सफलता हासिल कर पा रही हूँ। एक बार जब सक्सेना जी ऑफिस से घर को लौट रहे थे तो अमर उन्हें घर के पास ही मिल गया। वह साइकिल से अपने घर जा रहा था। सक्सेना जी उसे अपने साथ लेकर के घर आ गए। दिया ने इतने दिनों के बाद अपने पागल प्रेमी को देखा तो वह उसे देखती ही रह गई। अब अमर पहले से दुबला हो गया था। उसकी दाढ़ी किसी योगी की भांति बेतरतीब सी बढ़ गई थी। अब वह पहले की तरह सजा संवरा नहीं रहता था। उसकी बिना प्रेस की हुई पैंट शर्ट उसकी लापरवाही की चुंगली सी कर रही थी। पैरों में बिना पालिश की हुई काले चमड़े की चप्पल उसकी दुनिया से बेजारी का प्रमाण दे रही थी। अपने कारण अमर की इस दुर्वस्था को देख करके दिया का मन व्यथित हो उठा। उसने बिना माँ और पापा को संकोच किए अमर से कहा, अमर तुम कितने बदल गए हो। मुझे तुम्हारा यह रूप बिल्कुल पसंद नहीं आता। कम से कम जैसे आप पहले रहते थे वैसे ही तो रहा करो। तुम्हें ऐसी हालत में देख करके मुझे बहुत दुख होता है। इतना कह करके वह अपने कमरे में चली गई और उसने दरवाजा बंद कर लिया। अमर ने उसकी लाल होती और यत्नपूर्वक आंसू समेटे आंखों को देख लिया था जो उसके पावन प्रेम की चीख चीख करके गवाही दे रही थी। उसे मालूम था कि दरवाजा बंद करके दिया वे आवाज बुरी तरह से फूट फूट करके रो रही होगी। अमर कुछ देर तक दिया की माँ और सक्सेना जी से उदास मन से बातें करके और एक कप चाय पी करके घर चला आया। उसकी आंखों में दिया का चित्र सा उभर आया। सादे कपड़ों में बेतरतीब से बंधे बाल और श्रृंगार रहित चेहरा उसकी मलिनता की गवाही दे रहा था। उसे अमित की बारात में अप्सरा सी सजी संवरी दिया याद हो आई। अमर को लगा कि दिया के इस हालात के लिए वह भी जिम्मेदार है। ना वह उसे प्यार करता और ना ही उसकी यह हालत होती। अमर को दिया से उसके कमरे में हुई आखिरी मुलाकात याद आ गई जब उसने अपने प्यार से एक ही चीज मांगी थी। उसने कहा था, अमर लोग प्यार के गम में बर्बाद हो जाते हैं। मैं तुमसे एक ही चीज मांगती हूँ, तुम मेरी खुशी के लिए और मेरी जिंदगी के लिए अपनी पढ़ाई को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ ताकि मेरा मन तुम्हारी सफलता से खुश रह सके। इसके बदले में मैं यही चीज तुमसे भी मांगूं तो क्या तुम मुझे वही खुशी दे सकोगी? दिया रोते हुए अमर ने कहा था। उसके हाथों को हाथों में थाम करके दिया ने कहा था, हाँ अमर, मेरा वादा है, मैं अपनी सारी ताकत लगा करके वही करूंगी जो तुम चाहते हो। कहते हुए वह रो पड़ी थी। अमर ने अपने निश्चय को फिर से दोहराया और बीए सेकंड ईयर की परीक्षा की तैयारियों में जुट गया। उन दोनों की पढ़ाई पढ़ने की एक आदत सी बन गई थी और आदत जुनून बन गया। कहते हैं कि जुनून से तो भगवान भी हारा है। दिया की डांट खाने के बाद उसके कथन को सम्मान देते हुए अमर अब पहले की तरह स्मार्ट बनकर रहने लगा। जब भी वह लापरवाह होता तो दर्पण में अपनी छवि देखते ही उसके सामने दिया की स्नेह सी डांटती हुई दिया की छवि आ जाती और लगभग रोते और यत्नपूर्वक मुस्कुराते वह ऐसे तैयार हो जाता जैसे दिया वहीं खड़ी उसे देख रही हो। समय यूं ही बीतता गया और वार्षिक परीक्षा निकट आ गई। अमर और दिया दोनों की पढ़ाई जबरदस्त ढंग से चल रही थी। इस कारण दोनों को परीक्षा से कोई डर नहीं था। इस बार की परीक्षाएं भी ढंग से संपन्न हो गई। एक माह बाद जब रिजल्ट आया तो अमर के यूनिवर्सिटी में सर्वाधिक 81% अंक थे और दिया भी 82% अंकों के साथ यूनिवर्सिटी में दूसरी पोजीशन पर काबिज थी। बसोदा के रिजल्ट के इतिहास
इतिहास में यह पहली बार हो रहा था जब दोनों कॉलेज के छात्र यूनिवर्सिटी के प्रथम एवं दूसरे स्थान प्राप्त कर सके थे। और अमर और दिया युवा समाज के हीरो थे। उनके आसपास के लोग और जानने पहचानने वाले लोग उनके उदाहरण औरों को देते थे। कॉलेज में और कॉलेज के बाहर उनके फ्लैक्स वाले चित्र कॉलेज की उपलब्धि का जिक्र करते हुए लगे थे। समाज ने उनकी उपस्थिति को सिरमाथे पर लिया था। अब वह दोनों बड़ौदा के सेलिब्रिटी थे जिन पर सबको गर्व था। दिया की माँ दिया की इस उपलब्धि का श्रेय अमर की मात्र कुछ दिन की दिया को दी गई कोचिंग को देती थी, जिसने उनकी बेटी का जीवन बदल दिया था। और वह मात्र पढ़ाई का कीड़ा होकर के उपलब्धियों के शिखर पर जा बैठी थी। तुम्हारे प्यार से रोशन हुआ है जब से दिल मेरा, मुझे अब क्या जरूरत है चांद सूरज उस सितारों की। अमर इन सब को दिया के प्रेम की गिफ्ट मानता था। यह दिया की ही कामना और उसके पावन प्यार की ही ज्योति थी जो अमर और दिया के मन को आपस में किए गए अच्छी पढ़ाई के वादों को पूरा करने की रोशनी बिखेर रही थी। एक दिन बाजार से दिया की माँ सामान खरीद कर वापस आ रही थी कि कॉलेज से वापस आते हुए अमर पर उनकी दृष्टि पड़ गई। अमर अपनी ही धुन में कुछ सोचता चला जा रहा था। अमर को अपने से आगे निकल कर जाते देख करके उन्होंने जोर से आवाज लगाई, अमर। आवाज सुन करके अमर साइकिल से नीचे उतरा और दिया की माँ को देख करके उसने उनके पैर छुए। शिकायती लहजे में उन्होंने कहा, बेटा तुम्हें हो क्या गया है? तुम पिछले लगभग 1 वर्ष से घर नहीं आए हो, क्या यह अच्छी बात है? अमर ने कहा, चाची जी कुछ इस तरह। अमर की बात काटते हुए उन्होंने कहा, तुम्हें अभी मेरे साथ घर चलना होगा। कह करके अधिकार से उन्होंने अमर का हाथ पकड़ लिया। अमर चुपचाप चाची के साथ उनके घर की ओर चल पड़ा। घर जाकर के दिया की माँ ने घर का ताला खोला और अमर को लेकर के अंदर चली आई। अमर की निगाहें बरबस ही दिया के कमरे की ओर उठ गई और उसके मुंह से एक तेज ठंडी सांस निकल गई। चाची जी ने कहा, दिया कॉलेज से अभी आने ही वाली है, मैं इसलिए बाजार से जल्दी चली आई। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, फिर बात करते हैं। दिया की माँ किचन से चाय और बिस्किट लेकर के आई और अमर को चाय दे करके बोली, बेटा तुमने दिया की जिंदगी बदल दी। अगर तुमने उसे ना पढ़ाया होता तो वह एक साधारण सी 2nd या 3rd डिवीजन आने वाली लड़की ही बनी रहती। तुम्हारे केवल कुछ ही दिन पढ़ाने के बाद उसने पढ़ने की ऐसी लगन लग गई कि कक्षा 12 बोर्ड में और बीए प्रथम वर्ष में उसने वह सफलताएं अर्जित की जो असाधारण की श्रेणी में आती है। इन सब के लिए मैं तुम्हारी हृदय से आभारी रहूंगी। अमर मन की पीड़ा को दबा करके मुस्कुराया और बोला, चाची मैंने तो उसके लिए शायद कुछ भी नहीं किया, पर दिया के कारण मेरी जिंदगी जरूर बदल गई है। उसी ने चाहा था कि मैं सबसे अच्छे नंबर लाऊं और दिया के कहने से ही मैंने भी अपनी पढ़ाई के घंटे बढ़ा दिए। उसी का परिणाम है कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट दे पाया। बेटा लेकिन तुम आजकल घर क्यों नहीं आते हो? क्या हम लोगों से या दिया से कोई कड़वी बात हो गई है? तभी घर में दिया का कॉलेज से आना हुआ और चाची जी की बात का सिलसिला टूट गया। अमर को बैठा देख करके दिया उसकी ओर एकटक ही देखती रह गई। अमर ने पूछा, कैसी हो दिया? बस ठीक हूँ, आप कैसे हो? कहते हुए दिया की आंखें आंसुओं को बहने से रोकने के प्रयास में हल्की लाल हो गई। बस पढ़ाई के सहारे जिंदगी काट रही हैं। गहरी सांस लेकर के अमर बोला, अभी कॉलेज से घर को जा रहा था तो रास्ते में चाची जी ने आवाज दे करके रोक लिया और हाथ पकड़ करके अपने साथ ले आई। मैं तो बस जाने ही वाला था कि तुम आ गए। सफाई सी देता हुआ निरीह भाव से वह बोला, नहीं तुम अभी नहीं जाओगे, बैठे रहो अमर। दिया की माँ बोली। अमर की दशा प्यार का वादा तोड़ने वाले अपराधी सी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह दिया की नजरों में गिर रहा हो। दिया को अमर की व्यवस्था समझ में आ गई। उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। वह बोली, कितने दिनों बाद आज तुम्हें देखा है, खूब अच्छा लगा आपको देखकर। बीए के रिजल्ट में पोजीशन लाने के लिए बधाई हो अमर।
हृदय के आनंद को खुल करके बिखरते हुए दिया ने कहा, बधाई की पात्र तो तुम हो दिया, तुमने अपने वादे की गरिमा रखी और जी जान से मेहनत करके यूनिवर्सिटी में दूसरी पोजीशन लाई हो। मुझे तुम पर गर्व है। अमर के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। चाची ने कहा, अब तो तुम दोनों की पढ़ाई के चर्चे पूरे शहर में होते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि परीक्षा परिणाम का यह सिलसिला यूं ही चलता रहे। तभी पड़ोस के घर में दिया की माँ का बुलावा आ गया। उन्होंने अमर से कहा, मैं अभी आती हूँ बेटा, उनके घर पर कुछ बहुत जरूरी काम है। अमर ने कहा, ठीक है चाची जी, मैं अपने घर जाता हूँ। अमर का हाथ पकड़ करके दिया बोली, अभी कहीं नहीं जाना है, इतने दिनों बाद दिखे हो, बैठ जाओ चुपचाप, अभी तो तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। अमर हिम्मत से भरी दिया को देखता ही रह गया। चाची के जाने के बाद अमर की आंखों में झांकती हुई दिया बोली, अमर बहुत प्यार करते हो ना मुझसे। मौन बैठे अमर की आंखों से आंसू की कुछ बूंदें छलक आई। आगे बढ़ करके अमर की आंखों से आंसू पोंछ करके उसने माथे पर लगाती हुई बोली, मेरे सिर्फ एक बार कहने से तुम 1 वर्ष तक ना तो इस गली से निकले और ना ही मुझे मिले। मैंने अच्छे अंगों के लिए कहा था तो तुम तो यूनिवर्सिटी ही टॉप कर बैठे। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। कहते हुए उसने अमर को बाहों में भर करके माथे को चूम लिया। दिया के माथे की लट को अपनी उंगलियों से उसके कान के पीछे करते हुए अमर उसके चेहरे को ऐसे देखता रहा जैसे आंखों से ही उसकी छवि को हमेशा के लिए मन में बसा लेना चाहता हो। उसके चेहरे को दोनों हाथों में लेकर के अमर ने कहा, तुमने कहा था कि हम प्यार में बर्बाद नहीं होंगे, हमारा प्यार ही हमारी शक्ति होगा। तभी तो तुम दोनों वर्ष अपने रिजल्ट में इतना बड़ा सुधार लाई हो। मुझे तो क्या, पूरे बसौदा को आज तुम पर गर्व है। कहते हुए वह उसकी आंखों में झांकता रहा। आज की दिया उसे कक्षा 12 वाली कमजोर दिया नहीं लग रही थी। दिया ने कहा, अमर, अब हम दोनों का ही जीवन हमारे अद्भुत प्यार ने बदल दिया है। पढ़ाई के शेष वर्षों तक हम दोनों इसी तरह से अपने कस्मे वादे निभाते चले जाएंगे। अमर, मैं तुम्हारी बाहों में पिघलने लगी हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठूं, तुम चले जाओ अमर, मुझसे लिए अपने वादे को याद रखना। अमर ने दिया को अपनी बाहों से आजाद किया। 2 घड़ी अपलक उसके चेहरे को देखता रहा और अपनी आंखों में आंसुओं को समेटते हुए अपने घर चला गया। अमर फाइनल ईयर में आ गया। उसकी यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन ने उसे कॉलेज का हीरो और सेलिब्रिटी बना दिया था। निकिता अमर की क्लासमेट है। बीए प्रथम वर्ष तक वह कॉलेज में सर्वाधिक अंक ला करके प्रथम रही थी। उसने अमर को एक औसत दर्जे का छात्र समझा था। इस कारण वह अमर से उतनी ही बात करती थी। निकिता अपने नाम के अनुसार सुंदर भी थी। गौर वर्ण, अत्यधिक सुंदर मनमोहनी सूरत, छरहरा शरीर, किसी भी अंग पर तनिक भी फालतू मांस नहीं, सी लहराती चोटी, उच्च वर्गीय परिवार और परीक्षा का उत्तम परिणाम, इन सब ने उसे नकचढ़ी बना दिया था। उसे अपने कॉलेज में कोई भी ऐसा नहीं दिखता था जो उसके अनुरूप हो। बीए द्वितीय वर्ष की परीक्षा परिणाम ने उसे पहली बार एहसास दिलाया कि इस कॉलेज में कोई उससे भी बढ़ करके है। उसने शायद पहली बार ढंग से अमर की तरफ अपने पूर्वाग्रह को अलग रख करके देखा था। अब उसे उसकी शराफत, उसका सीधापन, भोला चेहरा, घुंघराले लंबे केस, माथे पर अनायास ही आ गिरते उसकी जुल्फें और सादगी तथा इन सब से भी अधिक उसके यूनिवर्सिटी में सर्वाधिक अंकों ने बहुत प्रभावित किया। इन सब तथ्यों ने निकिता की निगाहों में अमर को आज उससे श्रेष्ठ घोषित कर दिया। पिछले वर्ष निकिता की विद्वता के कारण अमर ने उससे कई बार बात करने की कोशिश की थी, पर निकिता ने उसे कोई लिफ्ट नहीं दी थी। अमर अपनी हर बात का संक्षिप्त जवाब दे करके कठोरता से उससे दूरी बना ली थी और यही निकिता के लिहाज से उस समय सही भी था। पर अब बदली परिस्थिति में निकिता को कोई ऐसा मिला था जिसने उसके दर्प को चूर चूर करके अपनी ओर देखने को विवश कर दिया था। अब निकिता ने अमर से बात करना शुरू कर दिया। वह अपने लंच बॉक्स में अब अमर के लिए कुछ मिठाई या नमकीन रख कर लाती और उसे आग्रह पूर्वक खिलाती थी। अमर को भी अपने से हर तरह से श्रेष्ठ इस रूपसी लड़की से बात करके अत्यधिक खुशी और गर्व महसूस होता था। अमर पढ़ाई
पढ़ाई के पीरियड्स के अलावा निकिता के पास ही अक्सर नजर आता। निकिता धीरे धीरे अमर के रंग में रंगने लगी। अमर निकिता को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता था, जिससे वह शिक्षा, खेल कूद से लेकर के देश विदेश तथा राजनीति की भी बातें कर सकता था। निकिता ने भी अभी तक कभी प्यार तो किया नहीं था। अमर जिसे दोस्ती समझ रहा था, निकिता को वही सतरंगा प्यार नजर आ रहा था। निकिता का ध्यान जब पढ़ाई में कम और अमर में ज्यादा लग रहा था। अमर ने जब कभी मजाक या खेल खेल में उसकी कलाई या चोटी पकड़ी या उसको छुआ, निकिता को वही सब प्यार का अनकहा संदेश लगता। प्यार का इजहार ना तो कभी अमर ने किया और ना ही निकिता ने। निकिता अमर पर प्यार के कारण अपना अधिकार समझने लगी थी। अमर उसकी हर बात दोस्ती के कारण बिना ना नुकुर किए ही स्वीकार कर लेता था। यही बात निकिता को और विश्वास दिलाती कि अमर उससे बहुत प्यार करता है। एक बार कॉलेज का टूर 4 दिनों के लिए जयपुर, आगरा, फतेहपुर सीकरी के लिए गया। अमर और निकिता भी टूर में सम्मिलित थे। दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अमर अपनी एहसासों की दुनिया में कुछ देर को बाहर निकलने के कारण खुश था, पर निकिता अपने प्यार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचने का अवसर मान करके टूर को लेकर के उत्साहित थी। अमर के मन में एक हुक सी उठी कि काश इस टूर में दिया भी उसके साथ होती, पर अंत में उसने इस हकीकत को स्वीकार कर लिया कि यह एक असंभव सा ख्वाब है। नियत तिथि को जयपुर मेल से शाम 4:30 पर सभी लोग अपने प्रोफेसर्स के साथ जयपुर के लिए भोपाल से रवाना हुए। बसौदा से वह सभी लोग बस द्वारा भोपाल आ गए। निकिता को इस तरह की अपने दोस्तों के साथ रहने की स्वतंत्रता पहली बार ही मिली थी। अमर के साथ इस स्वच्छंद वातावरण में उसके पैर धरती पर नहीं पड़ रहे थे। आनंद तो अमर को भी बहुत आ रहा था। अंताक्षरी पिकनिक और टूर का एक अभिन्न अंग होता है, इसलिए दोस्तों ने इकट्ठा होकर के ट्रेन में ही अंताक्षरी शुरू कर दी। अमर एक टीम में था तो निकिता दूसरी टीम में थी। दोनों आमने सामने बैठे थे। गीत तो बहाना था, असली बात मौज मस्ती थी और मिलजुल करके ग्रुप में गाना था। पर निकिता के लिए तो मानो अपने दिल की सारी बातें अमर से कहने का यह एक सुनहरा मौका था। निकिता की फिल्मी गीतों पर बहुत अच्छी पकड़ थी। जैसे ही निकिता के ग्रुप का हाथ से गाने का चांस आया, निकिता ने अमर की ओर देखते हुए मधुर कंठ से गाया, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। निकिता मन ही मन ऐसा महसूस कर रही थी जैसे वह यही शब्द अमर से एकांत में कह रही हो। इसी कारण यह गीत गाते हुए उसकी आवाज में एक प्यारी सी कशिश थी। अमर का ग्रुप जब तक ना से गाने की सोचता कि मध्यम स्वर में अमर गुनगुना उठा, ना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे, ना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे। निकिता को ऐसा लगा जैसे यह पंक्तियां अमर ने केवल उसी के लिए गाई है। हाँ, अक्षर से गाना कोई आसान काम नहीं था। सामने वाली टीम मुश्किल में पड़ गई थी, हार निश्चित नजर आ रही थी। तभी निकिता ने गाना शुरू कर दिया, ठाढ़े रहियो ओ बाके यार, मैं तो कर आऊं 16 सिंगार रे, ठाढ़े रहियो ओ बाके यार। गाते समय उसकी निगाहें भाव विभोर हो करके अमर पर ही केंद्रित थी। आज अमर भी मानो पूरे रंग में था। दूसरे स्टूडेंट कुछ गाते इसके पहले ही वह आलाप लेकर के गा उठा, रुत है मिलन की साथी मेरे आरे, आ मुझे ले चल बाहों के सहारे, बागों में खेतों में नदियां किनारे। निकिता को यह सुन करके ऐसा लगा जैसे अमर उसे प्यार का आवाहन दे रहा है। वह ख्यालों में ही हीरोइन बन करके अमर को अपना हीरो मानकर प्रेम की दुनिया में खो गई। तभी प्रोफेसर शुक्ला ने आकर के कहा, चलो पहले सब लोग डिनर करेंगे, और सब डिनर करने उठ गए। खाना खाते समय अभी निकिता की निगाहें अमर पर ही केंद्रित थी और वह बार बार अमर से बात करने और उसे छूने के बहाने खोज रही।
अमर को भी इस तरीके का वातावरण पहली बार मिला था। अन्य छात्रों की तरह वह भी सातवें आसमान पर उड़ रहा था। भोजन समाप्त करके सभी लोग अपनी अपनी बर्थ पर लेट गए। अमर के सामने के बर्थ पर निकिता लेटी हुई थी। अमर कुछ देर तक निकिता को देखता रहा और उसकी तुलना दिया से करता रहा। कुछ पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने दिया ही लेटी हो। दिया की यादों में खो करके कब अमर सो गया उसे पता ही नहीं चला। निकिता सोते हुए अमर को बहुत देर तक कुछ इस अंदाज में देखती रही जैसे मैं उसे अपनी नजरों में घोलकर हमेशा के लिए दिल में उतार रही हो। अमर की भोली सादा मुस्कुराती हुई सूरत को देखते हुए और अपने ख्यालों में अमर के साथ भावी जीवन की खिचड़ी पकाती हुई निकिता भी नींद के आगोश में चली गई। रात को अमर की नींद खुल गई। बाथरूम तक जाना था। सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। अस्त व्यस्त सी निकिता भी बेसुध हो करके उसके सामने की बर्थ पर सो रही थी। उसका दुपट्टा अपनी जगह से अलग जा गिरा था। सांसों की ले पर उसका उठता गिरता वक्ष स्थल काफी हद तक उसके कपड़ों के बाहर झांक रहा था। अमर ने एक पल को यह सब देखा और इसके बाद निकिता के पैरों के पास रखी चादर को उसे इस तरह से उड़ा दिया कि अनजाने में भी दोबारा किसी को भी वह दृश्य ना दिखे। अमर स्नेह से अपनी सखी को देखते हुए अपनी बर्थ पर जाकर के सो गया। अमर जब निकिता की वो चादर उड़ा रहा था तो निकिता की नींद खुल गई, पर वह बिना हिले डुले चुपचाप लेटी रही। उसे लग रहा था कि अमर शायद उसे छुए या प्यार करे, पर अमर चुपचाप अपनी बर्थ पर जाकर के लेट गया। निकिता को अमर की इस बुजदिली पर खींच तो आई, पर वह चुप ही रही। निकिता सोए हुए अपने प्रीतम को काफी देर तक निहारती रही और फिर उसकी आंखें लग गई। सुबह सबसे पहले निकिता ही जगी, क्योंकि वह हमेशा सुबह जल्दी जगकर पढ़ाई करने का अभ्यस्त थी। सभी लोग गहरी नींद में थे। उसे सोते हुए अमर पर बड़ा प्यार आया। उसने अपनी उंगलियां अमर के चेहरे पर फिराते हुए उसके बालों को प्यार से सहलाने लगी। अमर को नींद में ऐसा लगा जैसी उसकी दिया ही उसके सपने में यह सब कर रही है। उसने सपने में ही निकिता का हाथ पकड़ा और कस करके अपने सीने से लगा लिया। निकिता कुछ घबरा गई और शर्माते हुए उसने हौले से अपना हाथ अमर का हाथ से निकाला और बाथरूम चली गई। सुबह जब सब लोग जागे और ब्रश आदि करके फ्रेश हुए तो ट्रेन में ही नाश्ता सप्लाई किया गया। बड़े अधिकार से निकिता ने अपने लिए और अमर के लिए ब्रेड जैम बटर व कटलेट लिए, जबकि बाकी लोगों ने समोसा आलू पराठा आदि लिया। उसने अपने हाथ से ब्रेड बटर और जैम चाय के साथ सजा करके इस तरह से अमर को पेश किया जैसे वह यह नाश्ता अपने किसी बहुत खास को दे रही हो। अमर उसकी आंखों में झांकता उससे बातें करते हुए उसके साथ नाश्ता करता रहा। अमर को निकिता के साथ गुजारा हर पल स्वर्गीय सुख को अनुभूति दे रहा था। उसके जीवन में आज तक उसे इतना स्नेह, मान, सम्मान और दुलार कभी भी नहीं मिला था, और वह सब भी उसे अपनी सखी और सबसे दुलारी निकिता से, जिससे दो बातें करने के लिए कॉलेज के सभी छात्र तरसते थे। ग्राउंड फ्लोर के कमरों में और भी लड़कियां मिसेज मल्होत्रा मैडम के साथ फर्स्ट फ्लोर पर रुक गईं। सभी फ्रेश होकर के जयपुर पोर्ट देखने के लिए चल दिए। अमर की आंखें निकिता को खोज रही थी। निकिता सबसे आखिरी में अपने कमरे से निकली। अमर को अपना इंतजार करते देख करके उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। वह धीरे से अमर के पास आई। अमर ने कहा, तुम नहीं थी तो कितना बुरा लग रहा था निकिता। मैं तो बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चलो सभी लोग आगे निकल गए हैं। निकिता ने आगे बढ़ करके अमर का हाथ थाम लिया और वे लोग ट्रिप वाली रिजर्व बस की तरफ चल पड़े। अमर और निकिता कभी एक दूसरे के इतने पास पहले नहीं रहे थे। निकिता को उन्मुख और खुला व्यवहार तथा उसका अमर का हाथ पकड़ना अमर को एक नई सनसनी और एक नई उत्तेजना दे रहा था। उसकी निगाहें निकिता के चेहरे पर और उसके शरीर पर ही चिपकी हुई थी। निकिता और अमर आसपास वाली सीट पर ही बैठे थे और दोनों टूर के बाकी लोगों से बेखबर बेसिर पैर की बातें करने में लगे हुए थे।
छोटी छोटी बात पर दोनों की हंसी छूट जाती थी। शायद खुशी के पलों में ऐसा ही होता है। जब भी किसी से प्यार होता है और प्रीतम साथ हो तो खिजाओं में भी बहारों का सा एहसास होता है। हजारों कमियों में भी जिंदगी रंगीन सी लगती है और धरती पर चलते हुए भी आकाश में उड़ने का एहसास होता है। शायद यही सब निकिता के साथ भी हो रहा था। टूरिस्ट बस जयपुर के किले पर पहुंची और वहां से इन सब को उतार दिया। टीम मैनेजर ने एक गाइड को हायर कर लिया था। वह गाइड उनको जयपुर के किले और राजमहल का पूरा वृतांत बताता जा रहा था। राजमहल के वैभव के वर्णन को सुन करके निकिता को ऐसा लग रहा था जैसे वह इस महल की राजकुमारी हो और अमर उसका शहजादा हो। निकिता अमर के साथ उस हिस्से में जा पहुंची जहां मुगले आजम की प्यार किया तो डरना क्या गाने की शूटिंग हुई थी। शीश महल में हजारों शीशे लगे हुए थे। निकिता को वह गाना ध्यान आ गया और वह मधुबाला के स्टाइल में बेसुध सी हो करके गाने लगी और उसी तरह गोल चक्कर लेकर के नाचने लगी। प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, इश्क में जीना इश्क में मरना और हमें अब करना क्या, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से तो बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। अमर भौचक्का और विस्मृत सा हो करके उसे देखता रहा। नाचते नाचते वह अमर के नजदीक आई और गिरते हुए अमर की बाहों में समा गई। अमर को लगा कि वह नाचते नाचते गिरने वाली है, इसलिए उसने उसे अपनी बाजू में समेट लिया। निकिता ने गहरी आंखों से अमर की आंखों में झांका और उसके ओंठ कुछ कहने को थरथराई। तभी टूर के अन्य सदस्य प्रोफेसर के साथ आते दिखे और निकिता अमर की बाहों से छिटक करके अलग हो गई। अमर को निकिता की नजदीकियां स्वर्गीय सुख की अनुभूति दे रही थी और निकिता तो अमर के साथ जैसे छोटी नासमझ अल्हड़ लड़की बन गई थी। निकिता अपने सपनों के संसार में बेखबर खोई हुई थी जहां सिर्फ वह थी और अमर था और शेष कुछ था तो उनकी छेड़खानियां। यही वर्जित संसार अब निकिता को कोकून बन चुका था। दिन भर सभी सदस्य जयपुर के किले में गाइड के साथ घूमते। निकिता जानबूझ करके सबसे पीछे रह जाती और अमर अगर अन्य लड़कों के साथ आगे निकल जाता तो वह उसे किसी न किसी बहाने से या इशारे से अपने पास बुला लेती। शाम हो चुकी थी। दिन भर घूमते घूमते निकिता अब सच में थक चुकी थी और अमर अब उसे अपनी बाहों का सहारा दे करके अपने साथ लिए टीम के पीछे पीछे चला आ रहा था। निकिता बार बार अपना सिर अमर के कंधों पर टिका देती और अमर सहला देता था। देर शाम सभी थके मांदे लोग गेस्ट हाउस पहुंचे। अनिच्छा से निकिता ने अमर से विदा ली और अपने कमरे में चली गई। सुबह होने को थी। प्राची में लालिमा अपनी रंग बिखेरना शुरू कर चुकी थी। गेस्ट हाउस के परिसर में लगे मौली श्री शीशम, सप्तपर्णी और गुलमोहर के वृक्ष हवा के झोंकों में झूम करके साय साय के साथ एक संगीत भरी थिरकन फिजाओं में घोल रहे थे। चिड़ियों की कलरव मन को एक अनोखा सुकून सा दे रहा था। अपनी जल्दी जागने की आदत के कारण निकिता भोर होने के पहले ही जग गई थी। खिड़की से बाहर झांकने पर उसे भोर का विहंगम दृश्य आमंत्रण देता सा लगा। वह नाइट गाउन उतार करके मॉर्निंग वॉक के ट्राउजर टॉप पहन करके अपने खुले बाल लहराती हुई चली आई। इन कपड़ों में वह बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। उसने अमर के कमरे के बाहर से उसे आवाज लगाई। अमर अभी भी नींद के आगोश में था पर उसका दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। थोड़ा सा धक्का लगाने से वह खुल गया। निकिता सीधे अमर के कमरे में गई और सोते हुए अमर के बालों में उंगलियां फिरा करके जगा दी। निकिता को सुबह सुबह अपने ऊपर झुका हुआ देखकर अमर का चेहरा खिल उठा। वह बोला, आज मेरा शायद जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। सुबह सुबह चांद को इतने करीब से देखा है। आज शायद मेरी कोई बड़ी लॉटरी लगने वाली है। उसका हाथ पकड़ करके बाहर को खींचती निकिता बोली, सुबह से मस्का मत लगाओ, चलो बाहर देखो तो कितना खूबसूरत मौसम है। अगर शायराना अंदाज में बोला
मौसम इसलिए इतना खूबसूरत है क्योंकि इस चमन की दावर यहाँ जलवा अफरोज हो चुकी है। निकिता ने शर्मा करके अमर के चेहरे से नजर हटा ली और उसकी दूसरी तरफ देखते हुए बोली, सुबह सुबह बड़े शायराना मूड में लग रहे हो जनाब। यूं ही बातें करते दोनों गेस्ट हाउस के बाहर बनी चाय की गुमटी पर चाय पीने के लिए गए। चाय के कुल्हड़ हाथ में थामे दोनों गुलमोहर के पेड़ के नीचे चले आए। सुर्ख अंगारों से दहकते फूलों से सजे गुलमोहर को देख करके निकिता ने कहा, अमर ये हमारे टूर के सुनहरे दिन कितने जल्दी बीतते जा रहे हैं। काश ये समय की सुई यहीं रुक जाए और हम ऐसे ही दुनिया को भूल करके एक दूजे के साथ बने रहें। गहरी ठंडी सांस लेकर के अमर ने कहा, समय भला कब किसी के लिए रुका है, ये तो बस आता है और चलता ही जाता है। कभी हमें एक दूजे के पास आने को मौका देता है और किसी भी पल हमें एक दूजे से हमेशा के लिए दूर कर देता है। शायद यही जीवन है। अमर जिन्हें मन ही मन अपना मान लेता है उनके बिना रहने में कितना कष्ट हो, मैं यही सोच करके कांप जाती हूँ, कहते हुए उसने अमर की बाजू थाम ली। दिया की यादें आंखों में लिए अमर बोला, ऐसी स्थिति में ही ना तो जीना अच्छा लगता है और ना ही मौत आकर के सुकून देती है। निकिता यह सोच करके कि यह अमर उसके बारे में ही कह रहा है, वह अति रोमांचित हो गई। अमर ने उसे स्नेह जताते हुए अपने बाजुओं में एक सच्चे दोस्त की तरह समेट लिया। अमर के प्यार में गुम निकिता प्यार से उसकी बाहों में आंखें बंद करके सिमट आई और अमर ने हल्के हाथ से उसके सिर को स्नेह से दुलार दिया। तब तक अन्य लड़के लड़कियों का समूह भी चाय पीने के लिए आ गया। वे दोनों उन सब से बातें करते रहे और फिर नहाने और नित्य कर्म के लिए सभी अपने अपने कमरों में चले गए। 9 बजे तक सब लोग अपना सामान पैक करके आगरा जाने के लिए निकले। बस में निकिता को पीछे की सीट मिली और अमर को आगे की तरफ उसके दोस्तों ने खींच करके अपने साथ बिठा लिया। निकिता अमर के इस व्यवहार से खींच गई। लगभग 2 घंटे बाद एक जगह जब चाय नाश्ते के लिए बस रुकी, सभी लोग बस से उतर आए। निकिता ने नीचे खड़े अमर को गुस्से से हाथ पकड़ा और खींच करके अपने साथ वाली सीट पर ले आई और बोली, तुम मुझे अकेला छोड़ करके कैसे अपने यारों के साथ जा बैठे? क्या तुम्हें मेरे बिना रहना ज्यादा अच्छा लगता है? अमर ने निकिता का हाथ थामते हुए कहा, निकिता तुम मेरी सबसे अच्छी सखी हो, मेरी प्यारी दोस्त हो, तुमसे दूर रह करके तुम ही कहो मुझे कैसे अच्छा लग सकता है। वो लोग मुझे जबरदस्ती अपने साथ खींच ले गए तो इसमें मेरा क्या कसूर है? निकिता के चेहरे पर तसल्ली के भाव आ गए। वह बोली, इतनी देर तुम्हारे बिना रहना मुझे बहुत बुरा लगता है। अमर, ये टूर का तो समय तो वैसे भी कितना जल्दी जल्दी निकला जा रहा है। हाँ, काश ये समय थोड़ा रुक सकता। अमर बोला, बस चलने को थी। सभी लोग बस में बैठे और आगरा की ओर रवाना हो गई। आगरा की सरहद पर आते ही निकिता ने अमर का हाथ अपने दोनों हाथों के बीच जकड़ लिया और बोली, लो हम अमर प्रेम की बस्ती में आ गए। इसे प्रेमियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ तुम्हारा स्वागत है अमर। अमर को दिया की जोरों की याद आ गई। उसने अपनी मित्र निकिता का हाथ अपने हाथों में लेकर के कहा, धन्यवाद सखी। आनंद विभोर हो करके निकिता अमर से पूरी तरह चिपक करके बैठ गई। दोपहर 2 बजे सभी लोग आगरा का किला देखने के लिए गए। हालांकि धूप तेज थी, फिर भी एक टूरिस्ट गाइड को लेकर के पूरा ग्रुप किले में घूमने लगा। टूरिस्ट गाइड अपने अंदाज में किले के कोने कोने से जुड़ी दिलचस्प कहानियां सुनाता जा रहा था। निकिता अमर के साथ जानबूझ करके पीछे रह गई और वे दोनों अपनी ही बातों में खोए हुए थे। एक जगह अचानक ही निकिता के पैर में ठोकर लग गई। निकिता धम्म से नीचे गिरती, इसके पहले ही अमर ने अपने बाजू फैला दिए और वह कटी पतंग की तरह अमर की बाहों में झूल गई। गिरते हुए उसका समस्त अग्रभाग अमर के वक्ष स्थल से टकराते हुए गुजरा। 2 कुंवारे बदन अब इस तरह टकराए तो दोनों के शरीरों में सनसनी सी दौड़ गई। 1 मिनट को तो अमर टकटकी लगाए अपनी बाहों में झूलती निकिता को देखता रहा और वहीं अपने अस्त व्यस्त शरीर दिखाते हुए कपड़ों में निकिता का मन अमर की बाहों से उठने को ही नहीं कर रहा था। बाहों में झूलते हुए उसने कहा, अमर, जब भी मैं गिरने लगूं तब तुम
इसी तरह मुझे अपनी बाहों में संभालते रहना। उसकी झील सी गहरी आंखों में डूबा अमर कुछ भी नहीं बोल सका। अमर अपनी बाहों में निकिता का जवान जिस्म थामे हुए था। अमर के मन में कुछ कुछ हो रहा था। उसे बड़ी तीव्रता सी दिया की याद आ रही थी और इसी यादों के आवेश में अमर ने अपनी प्रेमिका दिया समझ करके निकिता को बाहों में कस करके जकड़ लिया। निकिता अमर की बाहों में मदहोश हो करके सिमट करके रह गई। अमर को जब होश आया कि चारों तरफ के लोग उनको घूर घूर करके देख रहे हैं तो उसे झट से निकिता को छोड़ दिया और अपनी नजरें झुका ली। निकिता ने इसे अमर को अपने लिए प्रेम प्रदर्शन माना और उसके मन में अमर के ऊपर अपना एक छत्र अधिपत्य मान करके प्रसन्न हो गई। आगरा के किले में घूमने के बाद सभी लोग चले गए ताजमहल देखने के। उज्जवल संगमरमर के तुम अजूबे को देख करके निकिता ने आंखों में अनेक अनेक सपने सजा लिए। निकिता को ऐसा एहसास हो रहा था जैसे वह खुद मुमताज महल और अमर शहजादा हो। प्यार के अतिरेक में हृदय में उल्लास भरे निकिता हमसे अमर के साथ ऐसे चिपक कर चल रही थी मानो अमर की नवब्याहता हो। अमर को निकिता का इस तरीके से चिपक कर चलना थोड़ा सा असहज लग रहा था। ताजमहल की मुख्य गुंबद के अंदर प्रवेश करते हुए निकिता ने अमर से कहा, अमर, यही वह जगह है जहां मेरे मन में जो कुछ है उसे मुझे तुम्हारे सामने प्रकट कर देना चाहिए। अमर, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ और अब तुम्हारे बिना रहना मेरे बस में नहीं है। अमर निकिता के मुंह से यह सुन करके हक्का बक्का सा रह गया। 2 पल खामोश रहने के बाद वह बोला, कामनी, होश में आओ। मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता हूँ मगर मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में पहले से ही एक लड़की आ चुकी है। उसका नाम है दिया सक्सेना। यह दिया का ही जादू है कि मैं एक साधारण से 2nd डिवीजन वाले इंसान से यूनिवर्सिटी का टॉपर बन पाया हूँ। मैंने तुम्हें तो हमेशा अपनी अंतरंग सखी सहेली ही समझ रहा है मगर मेरा प्यार तो दिया सक्सेना ही है। यह सब सुन करके निकिता सन्न सी खड़ी रह गई। निकिता को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे भूकंप के कारण पूरी धरती हिल रही हो और आकाश में चारों ओर धमाके के साथ बिजलियां गिर रही हो। उसे वहीं जोर से चक्कर आ गया और वह नीचे गिरती इससे पहले ही अमर ने उसे अपने बाजुओं में समेट लिया। थोड़ा संभलने पर कतर स्वर में निकिता बोली, अमर, मैंने तो तुमसे यही मांगा था कि मैं जब भी गिरने लगूं तो तुम मुझे सहारा बनाना, तुम मेरा सहारा बनना और तुम मुझे हमेशा अपने बाजुओं में समेट लेना। पर तुमने तो कह करके वह जोर जोर से सिसक उठी और उसकी आंखों से दिल के टूटने से उत्पन्न झंझावतों के कारण आंसुओं की धारा बह निकली। अमर निकिता को दोस्त की तरह दिलों जान से चाहता था पर वह प्यार तो जुनून की हद तक सिर्फ और सिर्फ दिया से करता था। दिया एक बार कहने मात्र से उसने अपने जीवन की रूपरेखा बदल ली थी। अमर को यह पता लगने के बाद कि निजी तौर पर निकिता उसे दोस्त की हद से आगे बढ़ करके प्रेमिका की तरह दिलो जान से चाहती है, उसे सांत्वना देने में ही हिचकिचा रहा था। अमर को निकिता की दशा देख करके कलेजा मुंह को आ रहा था। एक पल पहले तक जो हंसती खेलती और अमर पर दिलो जान लुटाने वाली निकिता थी, अब वह रंगो गम में डूबी हुई एक जिंदा लाश की तरह नजर आ रही थी। प्यार में दिल टूटने का गम केवल वही जान सकता है जो प्रकृति की क्रूर नियति के कारण अपना प्यार खो चुका है। निकिता के पास ना अब कुछ कहने को था और ना ही कुछ सुनने को। उसे अमर के द्वारा कहे गए सांत्वना के शब्द और ग्रुप के अन्य सदस्यों द्वारा कही गई हुई सारी बातें निरर्थक और शोर के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रही थी। ना उसका अब तक ताज को देखने का मन था और ना ही फतेहपुर सीकरी में कुछ देखने का। शाम को सब लोग आगरा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जा पहुंचे। निकिता चुपचाप अपने कमरे में जाकर के लेट गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया हो। सुबह सभी लोग फतेहपुर सीकरी के लिए निकले। अमर ने निकिता को जगाया भी और साथ लेकर के बस में भी उसी के पास बैठा। पर अब निकिता की जिंदगी में मानो
सिर्फ घोर अंधकार ही अंधकार रह गया था। अमर के पास बैठ करके भी वह ना तो उसे छू रही थी और ना ही उसके कंधे पर अपना सिर टिका रही थी। बस से उतर करके वह खामोशी से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जा करके बैठ गई और मौन स्वर में उसने अपने प्यार की बर्बादी की शिकायत करती रही। वह अन्य लोगों के साथ साथ फतेहपुर सीकरी के महल को देखने को भी नहीं गई और उसके साथ अमर भी वहीं बैठा रहा। वह भी फतेहपुर सीकरी देखने को नहीं गया। शाम को ट्रेन से टूर की वापसी हुई और अगले दिन वह सभी लोग भोपाल आ गए। मित्रों, दिया के साथ और आगे क्या हुआ, कौन बनेगा अमर का सच्चा साथी, जानने के लिए कल सुनिए कहानी का अगला भाग, भाग 2। कहानी के इस भाग में आज इतना ही, शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। मित्रों, कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ भाग 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।